डायरेक्टरी के समक्ष सबसे बड़ी समस्या उन युद्धों को जारी रखने की थी जो राष्ट्रीय सम्मेलन के शासनकाल में प्रारंभ हो चुके थे। राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्वोकेशन के समय प्रशा स्पेन व हॉलैंड के ने संधि कर ली थी, किंतु इंग्लैंड ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध चल रहा था। अतः डायरेक्टरी के लिए यह आवश्यक था कि वह युद्ध जारी रखकर शत्रुओं को परास्त करे। इंग्लैंड पर आक्रमण तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि फ्रांस की नौसेना अत्यधिक शक्तिशाली न होती। अतः डायरेक्टरी ने अपना ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर केंद्रित किया। डायरेक्टरी का पतन, एंड ऑफ डायरेक्टरीज रूल। नेपोलियन की सैन्य सफलताओं ने उसे फ्रांस में राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो बना दिया था। अतः नेपोलियन ने अपनी लोकप्रिय व डायरेक्टरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा व 10 नवंबर 1799 को उसने डायरेक्टरी का अंत कर कॉन्सुलेट शासन CONSULATE कॉन्सुलेट रूल की स्थापना की तथा स्वयं को प्रथम काउंसिल CONSUL नियुक्त किया। इस प्रकार डायरेक्टरी के शासन का पतन हो गया। डायरेक्टरी के शासन के पतन में दो कारणों ने प्रमुख भूमिका निभाई। प्रथम, फ्रांस में सैनिकवाद का प्रभाव निरंतर बढ़ना व द्वितीय, डायरेक्टरी शासन द्वारा मजबूत सरकार की स्थापना करने में असफल रहना था। डायरेक्टरी के कार्यों का मूल्यांकन। इवोल्यूशन ऑफ द वर्क्स ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी की स्थापना के समय फ्रांस आंतरिक व बाह्य समस्याओं से जूझ रहा था। बाह्य समस्याओं का निराकरण करने में डायरेक्टरी का शासन काफ़ी हद तक सफल रहा। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस की सेनाओं ने अनेक विजय प्राप्त कर फ्रांस को गौरवान्वित किया, किंतु आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में डायरेक्टरी असफल रही और यही उसके पतन का मुख्य कारण भी बना। जनता को डायरेक्टरी से बहुत आशाएं थी, किंतु वह उनके स्वप्नों को साकार न कर सकी। प्रश्न पहला, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा, 18वीं शताब्दी में फ्रांस की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तीसरा, फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। चौथा, 1789 ईसे पूर्व फ्रांस की सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। छठवां, फ्रांस में हुई बौद्धिक क्रांति का वर्णन कीजिए। सातवां, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। आठवां, 1789 ई से 1792 ई तक वैधानिक राजतंत्र के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। नौवां, राष्ट्रीय संवैधानिक सभा के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां, फ्रांस की क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। 11वां, 1789 ई की फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण बताइए। 12वां, फ्रांस में डायरेक्टरी के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। 13वां, फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों का विश्लेषण कीजिए। 14वां, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 15वां, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ की सामाजिक और आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। 16वां, फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों का वर्णन कीजिए। 17वां, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। 18वां, आतंक के शासन का वर्णन कीजिए। 19वां, डायरेक्टरी के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 14वां चैप्टर, 14th चैप्टर, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भूमिका, इंट्रोडक्शन। 1789 ई की इस क्रांति का प्रादुर्भाव यद्यपि फ्रांस में हुआ था, लेकिन उसने यूरोप के समस्त देशों को प्रभावित किया। इसका प्रभाव यूरोप में ही नहीं अपितु संसार के अधिकतर भागों में छा गया। इसी कारण 1789 की फ्रांसीसी क्रांति संपूर्ण विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फ्रांस की क्रांति के दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जॉन स्टीवर्ट ने लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास में, फ्रांस की क्रांति के परिणाम इतने दूरगामी हैं कि उनका साधारण मूल्यांकन करने पर भी फ्रांस का संपूर्ण इतिहास यूरोप के इतिहास में परिवर्तित हो जाता है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। इसने संपूर्ण विश्व को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीयता एवं लोकप्रिय शासन की भावना की शिक्षा दी।
क्रांति की अपूर्व शक्तियाँ आज भी संसार भर के राष्ट्रों पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालकर उनका भाग्य निर्माण कर रही है। फ्रांस की क्रांति ने किसी न किसी रूप में समस्त विश्व को प्रभावित किया, लेकिन मुख्य रूप से कुछ देशों पर इसका प्रत्यक्ष एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृभावना की भावनाएं प्रदान की थी, जिसके फलस्वरूप तुर्की साम्राज्य में भी ये भावनाएं जागृत हुई और तुर्की के अधीन राजतंत्र होने के लिए प्रयत्न करने लगे। टर्की साम्राज्य में यूनानियों का बहुत बड़ा भाग था। ऐसा कहा जाता था कि देश में केवल 2 ही जातियां हैं, तुर्की और यूनानी। 1783 ई में रूस ने टर्की के सुल्तान से एक संधि करके यूनानियों को विशेष व्यापारिक एवं सामुद्रिक अधिकार देने की सिफारिश की। टर्की के सुल्तान ने यूनानियों को अपना विशेष व्यापारिक एवं सामुद्रिक अधिकार देने की सिफारिश की। टर्की के सुल्तान ने यूनानियों को अपना यूनानी पुरातन धर्म ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का पालन ORTHODOX ऑर्थोडॉक्स का पालन करने का भी अधिकार दिया था। टर्की के सुल्तान द्वारा पेट्रियार्क के माध्यम से ही यूनानियों से बातचीत की जाती थी। यूनान को प्रत्येक सुविधा प्राप्त होने पर भी वह स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्न करने लगा, क्योंकि यूनान के ऊपर फ्रांसीसी क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा था, जिससे यूनानियों को बौद्धिक जागृति उत्पन्न हो गई। फ्रांसीसी राज्य की क्रांति की स्वतंत्रता एवं समानता की भावनाएं संपूर्ण यूरोप में फैल गई। इस भावना से प्रभावित होकर यूनान के स्वतंत्र होने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ व्यापारियों ने मिलकर ओडेसा में फिल्के नामक संस्था की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ ब्रैकेट में पहला चरण 1821 से 1827 फ्रीडम स्ट्रगल बिगिंस। इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व फिल्के हितारिया नामक संस्था ने किया। 1821 में जेनीना के गवर्नर अली पाशा ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया। इस विद्रोह का लाभ उठाकर सीलांटी के नेतृत्व में वलाशिया तथा मेल्डविया में भी विद्रोह हो गया। मैटरनिख के प्रभाव में आ जाने के कारण रूस ने यूनानियों को सहायता न दी, जिससे बल्शिया एवं मोल्डाविया की जनता को बहुत दुख हुआ और वहाँ के किसानों ने यूनानियों का साथ ही नहीं दिया। फलस्वरूप यह विद्रोह सफल न हो सका। भीषण हत्याकांड तथा यूनानियों के धर्माध्यक्ष की हत्या। भीषण हत्याकांड तथा यूनानियों के धर्माध्यक्ष की हत्या। मैसियो मास्क्री MASSIVE अप्रैल 1821 में तुर्की का भीषण हत्याकांड प्रारंभ हुआ। केवल मोरिया में ही लगभग 25,000 तुर्कों की हत्या कर दी गई तथा मोरिया से तुर्कों का राज्य समाप्त कर दिया गया। तुर्कों ने भी इसका बदला लेने के लिए यूनानियों के धर्माध्यक्ष कुस्तुनतुनिया का पेट्रियार्क ब्रैकेट में कुस्तुनतुनिया का पेट्रियार्क ब्रैकेट क्लोज्ड की हत्या कर दी तथा 3 अर्क बिशपों को फांसी पर लटका दिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए तुर्की के सुल्तान ने मेहमत अली ब्रैकेट में मिस्र का गवर्नर ब्रैकेट क्लोज्ड से सहायता ली। मेहमत अली ने अपने पुत्र इब्राहिम सहित 11,000 सैनिक तुर्की की सहायता के लिए भेजे। इस सेना की सहायता से तुर्की ने मोरिया के यूनानियों को बुरी तरह परास्त किया, जिससे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम निर्बल हो गया। संग्राम का द्वितीय चरण 1827 से 1829 ई। सेकेंड फेस ऑफ द वार 1827 से पूर्व की अवधि में यूनान ने अकेले
अकेले ही स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। इस अवधि में उसे किसी भी राष्ट्र द्वारा सहायता नहीं दी गई, किंतु 1827 के पश्चात परिस्थितियों में अचानक बदलाव आ गया। यूरोप के अनेक देशों द्वारा यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में हस्तक्षेप किया। नेवारिनो का भयंकर जलयुद्ध, बैटल ऑफ नेवारिनो, NAVARINO, जिस समय मोराविया में इब्राहिम पाशा द्वारा भयंकर कत्लेआम किए जा रहा था, उस समय तुर्की जहाजी बेड़ा नेवारिनो की खाड़ी में जमा हुआ था। मित्र राष्ट्रों द्वारा भी अपना जहाजी बेड़ा नावियों नेवारिनो भेजा गया। मित्र राष्ट्रों ने यह कार्य इब्राहिम को समझाने या डराने के लिए किया, लेकिन तुर्कों ने गोली चला दी, इसलिए मित्र राष्ट्रों ने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 20 अक्टूबर 1792 को नेवारिनो का भयंकर जलयुद्ध हुआ। इस युद्ध में तुर्की जहाज बेड़ा पूर्णतया नष्ट हो गया। प्रोटोकॉल ऑफ लंदन एक्ट अंततः 1830 में प्रोटोकॉल ऑफ लंदन एक्ट 3 देशों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस द्वारा मिलकर पास किया गया। इसके अनुसार यूनान को स्वतंत्रता दे दी गई तथा मित्र राष्ट्रों ने उसकी रक्षा का आश्वासन भी दिया। इन 3 राष्ट्रों द्वारा यूनान के विकास के लिए उसे 6 करोड़ फ्रांस का ऋण देना भी स्वीकार किया गया। यूनान के शासक की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द किंग ऑफ ग्रीक। इसके अतिरिक्त 1833 में फ्रांस, इंग्लैंड तथा रूस द्वारा बवेरिया के राजकुमार प्रिंस आटो को यूनान का शासक बनाया गया। इस प्रकार यूनान ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। यूनान की स्वतंत्रता में फ्रांस की क्रांति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि क्रांति के सिद्धांतों से ही यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। अब हेडिंग है फ्रांस की क्रांति का इटली पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन इटली। फ्रांस की क्रांति से पूर्व इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में आपस में कोई संगठन नहीं था तथा कुछ राज्य विदेशियों के अधीन थे। इटली में अस्तित्व केवल भौगोलिक मात्र था, उसका राजनीतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था। इटली के सभी राज्यों में स्वतंत्रता का बोलाबाला था। किसी फ्रांसीसी दार्शनिक ने उचित ही कहा था कि इटली में विभिन्न सभ्यताओं के 7 या 8 केंद्र है। इस समय यूरोप में उपनिवेशों के लिए दौड़ आरंभ हो गई। फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्य इटली की दुर्बलता से लाभ उठाकर उसके राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तत्पर थे। फ्रांस की क्रांति के स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर इटली निवासियों में भी एक होने की भावना का संचार हुआ। इटली के एकीकरण में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी तथा नेपोलियन का उदय फ्रांस की क्रांति का ही परिणाम था। प्रेसबर्ग की संधि के पश्चात नेपोलियन ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था तथा उसका यह प्रभाव 8 वर्ष तक बना रहा। उसने इटली में अपने संबंधियों तथा सेनापतियों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। इटली द्वारा नेपोलियन के युद्धों में सहायता की गई। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया से वेनिस छीनकर उसे इटली में मिला दिया तथा टायरोल को भी ऑस्ट्रिया से छीनकर उसे अपने मित्र बवेरिया को दे दिया। नेपोलियन के सेनापति मेस्ना ने नेपिल्स को बूर्बा वंश के सम्राट फर्डिनेंड से छीन लिया तथा नेपोलियन द्वारा उसे अपने भाई जोसेफ को दे दिया गया। नेपोलियन ने रोम को पोप की कोई परवाह न करते हुए स्वयं को रोम का बादशाह घोषित कर दिया। उसके इन कार्यों ने इटली के एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाई। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस की क्रांति ने इटली में अपना प्रभाव छोड़ा तथा इटली के एकीकरण की भूमिका बनाई। जर्मनी पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ जर्मनी। फ्रांस की क्रांति से पहले अर्थात 18वीं शताब्दी में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तथा इसमें लगभग 360 राज्य थे जिनमें किसी प्रकार की राजनीतिक एकता नहीं थी। केवल जर्मनी के सभी राज्य पवित्र रोमन साम्राट के अधीन थे। इन राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा का था, जो जर्मन की राष्ट्रीयता का प्रतीक था। 18वीं शताब्दी में जर्मनी में अव्यवस्था प्राप्त थी।
उसके राज्यों में पारस्परिक वैमनस्य था। पवित्र रोमन साम्राज्य की आज्ञाओं का उल्लंघन साधारण बात थी। फ्रांस की क्रांति के पश्चात समस्त विश्व में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार हुआ। राष्ट्रीयता की भावना ने जर्मन को भी प्रभावित किया। इसने निरंकुश साम्राज्य की जड़ें उखाड़ दी तथा फ्रांस में नेपोलियन का शासन स्थापित हो गया। नेपोलियन ने 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया। नेपोलियन ने वॉल्टेयर के इस कथन का पूर्णतया समर्थन किया था कि पवित्र रोमन साम्राज्य ने न तो पवित्र है न रोमन है, इन्वर्टेड कॉमास में है, पवित्र रोमन साम्राज्य न तो पवित्र है न रोमन है और न साम्राज्य है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत करके नेपोलियन ने संघ निर्माण तथा स्वयं को इस संघ का संरक्षण घोषित। नेपोलियन ने यह भी तय किया कि प्रत्यक्ष राज्य युद्ध के समय नेपोलियन की सहायता के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक देगा। नेपोलियन द्वारा पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत करने पर जर्मन वासियों ने राहत की सांस ली। नेपोलियन ने स्वयं भी उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरने का प्रयास किया, जिससे प्रेरित होकर जर्मन के राज्य स्वतंत्रता हेतु प्रयास करने लगे। इस प्रकार नेपोलियन द्वारा जर्मनी के एकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने जर्मनी में राष्ट्रीयता का प्रसार करके उसके पर एकीकरण में सहायता पहुंचाई। इंग्लैंड पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंग्लैंड। फ्रांस की क्रांति द्वारा एपास्ट्रिस में जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकता है, एपास्ट्रिस क्लोज्ड। 3 नंबर नामक कहावत की चरितार्थ किया गया। रैमजे म्योर के शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमास में, यह एक विश्व क्रांति थी जो मई 1789 में हुई, न कि केवल फ्रांसीसी क्रांति, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। फ्रांसी की क्रांति का व्यापक प्रभाव विश्व पर पड़ा तथा इंग्लैंड भी इसके प्रभाव से अछूता न रह सका। प्रारंभ में फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड में स्वागत किया गया तथा जगह जगह खुशियां मनाई गई। फ्राक्स ने कहा एपास्ट्रिस में, संसार के इतिहास में यह कितनी महान घटना है और कितनी अच्छी, एपास्ट्रिस क्लोज्ड। इंग्लैंड की जनता यह विचार करके प्रसन्न थी कि फ्रांस में निरंकुश शासक की समाप्ति हो जाएगी। फ्रांस की क्रांति के इंग्लैंड में विभिन्न क्षेत्रों पर हुए प्रभाव निम्नवत थे। पहला, कवियों के प्रभाव। फ्रांस की क्रांति का व्यापक प्रभाव इंग्लैंड के साहित्यकारों पर पड़ा। मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, युवा कवियों को प्रोत्साहित करने वाला था। वर्ड्सवर्थ, कालरिज, सूथ, वर्नस, शैले और वायरन ने उत्साहपूर्वक मानव मात्र की समानता पर बल देना प्रारंभ किया। फ्रांस की क्रांति की प्रारंभिक घटनाओं का समाचार सुनने पर वर्ड्सवर्थ ने प्रफुल्लित होकर कहा था, इन्वर्टेड कॉमास में, इस युग में रहना भाग्यशाली है और यह वह भी युवक के लिए तो स्वर्ग के समान है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। लेखकों पर प्रभाव। दूसरा, लेखकों पर प्रभाव। जहाँ जनता में आनंद की भावना ओतप्रोत होती प्रतीत हो रही थी, वहाँ कुछ विचारक फ्रांस की क्रांति को मानव मात्र के लिए भयानक प्रमाणित कर रहे थे। इंग्लैंड का महान विचारक वर्क क्रांति के भयानक परिणामों की भविष्यवाणी कर रहा था। उसने 1790 में एक पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखकर प्रकाशित की। उसने इस पुस्तक में भविष्यवाणी की थी कि फ्रांस की क्रांति अपने पीछे भयानक रक्तपात लाएगी और संभव है कि फ्रांस में सैनिक शासन स्थापित हो जाए। बर्क की दोनों भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई। 1792 में फ्रांस ने न केवल राजतंत्र को समाप्त किया बल्कि राजा, रानी तथा राजवंश एवं पक्षपातियों को भी मौत के घाट उतार दिए। इस आतंक के राज्य
रिजिम ऑफ टेरर के पश्चात वहां नेपोलियन का सैनिक शासन स्थापित हुआ। क्रांति के पक्षपातियों ने बर्क का विरोध किया और थॉमस पेन से अपनी राइट ऑफ मैन लिखकर 1791 ई में बर्क के तर्कों का खंडन किया और क्रांति को एक शुभ संदेश बताया। इसने इंग्लैंड की जनता से अपील की कि वह भी फ्रांस के समान अपनी पुरानी तथा भ्रष्ट राजनीतिक संस्थाओं को समाप्त कर दे और बिल्कुल नई संस्थाओं को जन्म दे। ये विचार बड़े क्रांतिकारी थे और युवकों को उत्साहित करने वाले थे। विलियम गोडविन ने भी एक पुस्तक क्रांतिकारी विचारधारा, ये एपॉस्ट्रिफ में है, क्रांतिकारी विचारधारा के संदर्भ में प्रकाशित की। उनकी पुस्तक का नाम राजनीतिक न्याय, ये भी एपॉस्ट्रिफ में है, पॉलिटिकल जस्टिस था, जो कठिन व दुरूह होने के कारण अधिक लोकप्रिय न हो सकी। तीसरा, सुधारों के लिए चेतना। फ्रांस की क्रांति ने इंग्लैंड की जनता में राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। वे संसदीय सुधारों की मांग करने लगे, नवीन संस्थाएं स्थापित होने लगी, जनता को संगठित कर एक समान विचारधारा अपनाने का प्रयास प्रारंभ होने लगा। 1792 ई में सोसाइटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन, सोसाइटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन, ये एपॉस्ट्रिफ में है, सोसाइटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन की स्थापना हुई। उसी वर्ष सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स एंड द पीपल की स्थापना हुई। इस सोसाइटी के एक सदस्य, जिसका नाम GARY ग्रे था, ने 1832 ई में अपने प्रधानमंत्रित्व काल में रिफॉर्म एक्ट पारित करवाया। इसी प्रकार थॉमस हार्ड ने करस्पॉन्डिंग सोसाइटी स्थापित की। इस सोसाइटी की सदस्यता शीघ्र ही 10,000 हो गई। इन संस्थाओं द्वारा फ्रांस के जैकोबिन क्लब ऑफ पेरिस से पत्र व्यवहार होने लगा। बधाई के संदेशों का आदान प्रदान प्रारंभ हो गया। इन संस्थाओं को सरकार के विरुद्ध विद्रोह फैलाने का साधन समझा जाने लगा। चौथा, इंग्लैंड में क्रांति की प्रतिक्रिया। फ्रांस की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री छोटा पिट था। वह बर्क या पेन के विचारों को पढ़ता था, परंतु दोनों के प्रभावों से दूर रहता था। वह शांतिपूर्वक घटनाओं का अवलोकन कर रहा था। यद्यपि वह भी सुधारक था, परंतु समय देखकर कार्य करने वाला व्यक्ति था। जब फ्रांस के मराठ MARAT ने क्रांतिकारी संसद में कहा, हमें सम्राटों की निरंकुश सत्ता को कुचलने के लिए स्वतंत्रता की निरंकुश सत्ता स्थापित करना चाहिए, तो पिट ने समझ लिया कि यह क्रांति फ्रांस तक ही सीमित नहीं, यह तो विश्व के सम्राटों को चुनौती देती है। क्रांतिकारियों ने नीदरलैंड्स पर आक्रमण कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को समाप्त कर दिया। उसने शल्डिट नदी के सब देशों के प्रयोग के लिए खोल दिया। छोटे पिट को विवश होकर 1793 ई में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध आरंभ करना पड़ा और इंग्लैंड में भी दमन नीति से कार्य लेना पड़ा। फ्रांस में हो रही घटनाओं ने इंग्लैंड की जनता को इतना भयभीत कर दिया कि वह आतंक छा गया तथा हिंसा का वातावरण फैलता प्रतीत होने लगा। कुछ लोगों ने बर्मिंघम में जोजफ प्रीस्टले, एपॉस्ट्रिफ में है, जोजफ प्रीस्टले के मकान को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। उसका समस्त वैज्ञानिक सामान फूंक दिया। पिट ने संसद में एलियन एक्ट, एपॉस्ट्रिफ में है, एलियन एक्ट पास कराया। इस एक्ट का अर्थ विदेशियों की देखरेख करना था। 1794 ई में उसने हैबियस कार्पस एक्ट, ये भी एपॉस्ट्रिफ में है, हैबियस कार्पस एक्ट को स्थापित कर दिया। 1795 ई में उसने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सभा करने पर रोक लगा दी। प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। 1799 ई में मजदूरों को भी संगठन बनाने से रोक दिया गया।
संगठन बनाने से रोक दिया गया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने इंग्लैंड की जनता की सारी स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी, परंतु जनता ने उसका विशेष विरोध न किया, क्योंकि जनता आतंक का राज्य पसंद न करती थी और सुधारों को शनय शनय प्राप्त करना चाहती थी। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुए रक्तपात ने इंग्लैंड वासियों को क्रांति का विरोधी बना दिया। रैमजे म्योर के शब्दों में एपास्ट्रिस में है, फ्रांस की क्रांति का एक तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में राजनीतिक सुधारों का समर्थन करने वाला आंदोलन कुचल दिया गया और ब्रिटिश कामनवेल्थ की अंतिम कीमती और पीढ़ियों से चली आ रही तथा अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु भाषण और विचार की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। एपास्ट्रिस क्लोज्ड। प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पर हुए प्रभाव का वर्णन कीजिए। दूसरा, फ्रांस की क्रांति इटली व जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार सहायता बनी, वर्णन कीजिए। तीसरा, फ्रांस की क्रांति के यूरोप पर हुए प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत परिशिष्ट 1। प्राचीन भारत के इतिहास की प्रमुख तिथियां। सम इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ एशियंट इंडिया। 2500 ब्रैकेट में 1500 ई पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता का समय 1500-200 ई पूर्व। वेदों की रचना का समय 599 ईस्ट पूर्व। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म 536 ई पूर्व। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 544 ई पूर्व। बिंबिसार द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना 527 ई पूर्व। वर्धमान महावीर की मृत्यु 493 ई पूर्व। अजातशत्रु मगध का शासक बना 483 ई पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ई पूर्व। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 462 ई पूर्व। अजातशत्रु की मृत्यु 430 ई पूर्व। शिशुनाग का शासक बना 412 ई पूर्व। शिशुनाग की मृत्यु कालेशोक शासक 383 ई पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 364 ई पूर्व। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद शासक 345 ई पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 344 ई पूर्व। महापद्मनंद स्वतंत्र शासक 327-25 ई पूर्व। सिकंदर का भारतीय अभियान 323 ई पूर्व। सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु 322-21 ई पूर्व। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य शासक 321 ई पूर्व। मेसिडोनिया साम्राज्य का विभाजन 305 ई पूर्व। सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण 298 ई पूर्व। बिंदुसागर शासक बना 273 ई पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु 269 ई पूर्व। अशोक शासक बना 251 ई पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 232 ई पूर्व। अशोक की मृत्यु कृणाल शासक बना 184 ई पूर्व। मौर्य वंश का पतन शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग शासक 148 ई पूर्व। पुष्यमित्र की मृत्यु 72 ई पूर्व। कण्व वंश की स्थापना 57 ई पूर्व। विक्रम संवत 27 ई पूर्व। सातवाहन वंश की स्थापना 78 ई पूर्व। 78 ई। शक संवत कनिष्क सिंहासनारूढ़। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। 106 ई। सातवाहन शासक गौतमपुत्र शतकर्णी शासक 125 ई। कनिष्क की मृत्यु 130 ई। गौतमीपुत्र शतकर्णी की मृत्यु 248 ई। कलचुरी छेदी संवत 255 ई। वाकाटक वंश की विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापना 300 ई। घटोत्कच सिंहासनारूढ़
हाँ 319-20 चंद्रगुप्त प्रथम शासक गुप्त संवत की स्थापना। 325 ई समुद्रगुप्त शासक। कुछ विद्वान यह तिथि 335 ई मानते हैं। 375 ई समुद्रगुप्त की मृत्यु रामगुप्त शासक। 380 ई रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय शासक। 399 ई फाहवान ने चीन से प्रस्थान किया। 405 ई फाहवान का भारत आगमन। 411 ई फाहवान का भारत से प्रस्थान। 413 ई कुमारगुप्त शासक। 455 ई कुमारगुप्त की मृत्यु स्कंदगुप्त शासक। 467 ई स्कंदगुप्त की मृत्यु गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर। 532 ई यशोधर्म का उत्कर्ष। 550 ई गुप्त साम्राज्य का पतन। 606 ई हर्ष सिंहासनारूढ़ मौखरी शासक गृहवर्मा की हत्या। 610 ई पुलकेशी द्वितीय शासक बना। 630 ई हेनसांग का भारत आगमन। 636 ई प्रथम अरब आक्रमण। 644 ई हेनसांग का भारत से प्रस्थान। 647 ई हर्ष की मृत्यु। 671 ई इत्सिंग ने भारत यात्रा के लिए चीन से प्रस्थान किया। 712 ई मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। 715 ई मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड। 725 ई यशोवर्मा का उत्कर्ष। 750 ई पाल वंश का संस्थापक गोपाल सिंहासनारूढ़। 752 ई यशोवर्मा की मृत्यु। 770 ई पालवंशीय धर्मपाल शासक बना। 793 ई राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय सिंहासनारूढ़। 810 ई धर्मपाल की मृत्यु देवपाल शासक। 814 ई गोविंद तृतीय की मृत्यु। 836 ई मिहिरभोज शासक बना। 850 ई देवपाल ब्रैकेट में पालवंश की मृत्यु। 851 ई अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। 973 ई परमार शासक मुंज सिंहासनारूढ़। 977 ई सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण। 985 ई मिहिरभोज की मृत्यु। 1001 ई मोहम्मद गजनी का जयपाल पर आक्रमण। 1010 ई भोज परमार सिंहासनारूढ़। 1014 ई चोल शासक राजेंद्र प्रथम शासक बना। 1025 ई मोहम्मद गजनी का सोमनाथ पर आक्रमण। 1041 ई लक्ष्मीकर्ण कुलचरी सिंहासनारूढ़। 1055 ई भोज परमार की मृत्यु। 1178 ई मोहम्मद गोरी का गुजरात पर आक्रमण। पृथ्वीराज चौहान सिंहासनारूढ़। 1191 ई तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान विजयी। 1192 ई तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान पराजित मोहम्मद गोरी विजयी। 1194 ई चंदावर का युद्ध जयचंद्र पराजित। 1197 ई कुतुबुद्दीन का गुजरात पर आक्रमण। 1206 ई कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक। परिशिष्ट 2 दूसरा विश्व की प्रमुख लड़ाइयाँ व युद्ध। लड़ाई युद्ध वर्ष है 1854। एल्मा बैटल ऑफ एल्मा 1854 ई ऑस्टरलिड्ज बैटल ऑफ ऑस्टरलिड्ज 1805। ऑस्ट्रो प्रेशियन युद्ध 1866 ई बाल्केवलावा का युद्ध 1854 ई क्रीमिया का युद्ध 1856 ई ड्रेस्टन की लड़ाई 1813 ई फ्रेको
प्रेशियन युद्ध 1870-71 ई हैं। यूनान की स्वतंत्रता का युग, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से 32 ई हैं। इंकरमेन की लड़ाई 1854 ई लिपिजिग की लड़ाई हैं 1813 ई नेपोलियन का मॉस्को अभियान 1812 ई बैटल ऑफ नेशंस 1813 ई नाइल की लड़ाई 1827 ई अफीम का युद्ध 1798 ई फेनिनशूलर का युद्ध 1840 ई पिरामिड्स की लड़ाई 1808 से 14 ई हैं 1800 पिरामिड्स की लड़ाई 1898 ई रूसी तुर्की युद्ध 1877 ई साइडोवा की लड़ाई 1866 ई अल्म की लड़ाई 1805 ई ट्राफलगर की लड़ाई 1805 ई सीडान की लड़ाई 1870 ई वाटलरू की लड़ाई 1815 ई परिशिष्ट 3 विश्व की प्रमुख संधियां, समझौते व सम्मेलन। एक्स ला शापेल सम्मेलन, कांग्रेस ऑफ एक्स ला शापेलन सम्मेलन 1818 ई। 3 सम्राटों का समझौता 1881 ई। एड्रियानोपल की संधि 1829 ई। कार्ल्सबाद के आदेश 1819 ई। शूमांट की संधि 1814 ई। मनुष्यों के अधिकार का घोषणा पत्र 1789 ई। द्विराष्ट्र संधि 1879 ई 79 ई। एम्स टेलीग्राम 1870 ई। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ई। होली अलायंस 1815 ई। लेबाक सम्मेलन 1821 ई। लंदन की संधि 1841 ई। मुनरो की संधि 1823 ई। पेरिस की संधि 1856 ई। प्राग संधि 1866 ई। चतुर्थ संधि 1815 ई। सेना स्टीफेनो की संधि 1878 ई। टेनिस कोर्ट की शपथ 1789 ई। त्रिराष्ट्र संधि 1882 ई। ट्रोपाउ कांग्रेस 1820 ई। अंकियार स्केलाइसी की संधि 1833 ई। वेरोना कांग्रेस 1822 ई। वियना कांग्रेस 1815 ई। जूरिख की संधि 1859 ई। परिशिष्ट 4 विश्व इतिहास की प्रमुख तिथियां। 1453 ई में आधुनिक युग की श्री गणेश पुनर्जागरण प्रारंभ। 1483 ई में मार्टिन लूथर का जन्म। 1485 ई में इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना। हेनरी 8 शासक बना। 1492 ई में कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। 1492 ई में कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। 1498 ई में वास्कोडी गामा कालीकट पहुंचा। 1509 ई में काल्विन का जन्म। हेनरी 7वां शासक बना। 1516 ई में चार्ल्स 5 स्पेन का शासक बना। 1517 ई में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ। 1543 ई में कोपरनिकस का सिद्धांत। 1547 ई में एडवर्ड 6
इंग्लैंड का शासक बना। 1553 ई में मैरी ट्यूडर इंग्लैंड की शासिका बनी। 1558 ई में एलिजाबेथ एक इंग्लैंड की शासिका बनी। 1559 ई में जिनेवा विश्वविद्यालय की स्थापना। 1603 ई में एलिजाबेथ की मृत्यु। स्टुअर्ट वंश की स्थापना। जेम्स प्रथम इंग्लैंड का शासक बना। 1618 ई में 30 वर्षीय युद्ध प्रारंभ। 1642 ई में इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ। 1648 ई में वेस्टफेलिया की संधि। 1649 ई में चार्ल्स एक को मृत्युदंड। 1688 ई में गौरवपूर्ण क्रांति। 1689 ई में पीटर महान शासक बना। 1697 ई में रिजविक की संधि। 1714 ई में हेनोवर वंश का इंग्लैंड में शासन प्रारंभ। 1756 ई में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ। 1776 ई में अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम प्रारंभ। 1789 ई फ्रांस की क्रांति, टेनिस कोर्ट की शपथ, बस्तिल का पतन, मानव अधिकारों की घोषणा। 1791 ई फ्रांस का नवीन संविधान। 1792 ई जैकोबिन दल का उत्थान। 1793 ई लुई 16 को मृत्युदंड। आतंक का राज्य प्रारंभ। 1795 ई डायरेक्टरी का शासन प्रारंभ। खत्म।